नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सर अरविंदो फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर जो कि है मोशन इन प्लेन, उसका पार्ट 3। बेसिकली ये वेक्टर का पार्ट 3 है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, मैं आपको कुछ वेक्टर देता हूं, आप उनको ऐड करेंगे। पहला हमारा वेक्टर है ये ए वेक्टर, दूसरा है ये बी वेक्टर, तीसरा है ये सी वेक्टर, चौथा है ये हमारा डी वेक्टर। तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 वेक्टर मैंने दिया है। अभी इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? पहले इनको पैरेलल शिफ्टिंग करके एक ऑर्डर में लाते हैं। तो इनका अगर हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो पहले बेस में लेते हैं ए को, ये आ गया अपना ए वेक्टर। देन बी को शिफ्ट करते हैं पैरेलली, ये आ गया अपना बी वेक्टर। ठीक है, देन सी को शिफ्ट करते हैं, ये आ गया अपना सी वेक्टर। देन डी को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना डी वेक्टर। ठीक है, ये आ गया अपना ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। अभी पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, ये सब क्या एक ही ऑर्डर में है। तो ए बी दोनों क्या है? सेम ऑर्डर में है। अगर ये दोनों हम एक ट्रायंगल के दो साइड मानते हैं तो इनका जो तीसरा साइड है ये दोनं का ऐड का रिजल्टेंट होगा, एडिशन का। तो ये पे यहाँ पे अगर इसको ओ पी क्यू आर एस नाम ले दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओ से क्यू है हमने ज्वाइंट कर दिया ऐसे। ओ पी पी क्यू वेक्टर, यानी कि ए बी वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है। यहाँ पे ओ पी क्यू को हमने ट्रायंगल फॉर्म किया जहां पे ये दो सेम ऑर्डर में है। तो ये जो तीसरा साइड है ये क्या है? ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये दो वेक्टर का ये क्या होगा? एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या होगा? इन दोनों का एडिशन का रिजल्टेंट, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर हो गया। ये अपना पहला ट्रायंगल हो गया। वैसे ही अगर हम ओ को आर से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने एक और वेक्टर लिया, यहाँ पे ओ क्यू आर भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसमें ओ क्यू क्यू आर दोनों का क्या है? सेम ऑर्डर में है, ऐसे सेम ऑर्डर में है। वहां पे ये जो थर्ड साइड है ट्रायंगल का, ये क्या है? ये दो साइड का ये जो वेक्टर है उनका एडिशन का रिजल्टेंट। ठीक है, तो अगर ये साइड को ऐड करेंगे तो ये साइड आएगा ट्रायंगल का, ये तीसरा साइड। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे क्या है? ए प्लस बी, ये साइड प्लस ये साइड क्या? सी। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे एस ओ को हम ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा? यहां से अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये ओ आर एस भी एक ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे ओ आर सेम ऑर्डर में किसके साथ? आर एस के साथ। तो ये जो ट्रायंगल है इनका थर्ड एक्सिस, सॉरी थर्ड साइड कौन सा होगा? ये जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में है, वो क्या देगा? ये दोनों वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट। तो ये जो ओ एस वेक्टर है वो क्या होगा? ओ आर प्लस एस आर। ओ आर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। एस आर क्या है? डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर दोनों एक ऑर्डर में है। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया ओ पी क्यू। तो
ए बी का एडिशन के बाद रिजल्टेंट क्या आ गया, ए प्लस बी कौन सा, ट्रायंगल का थर्ड एक्सिस, थर्ड साइड जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में है। वैसे ही ओ क्यू आर ट्रायंगल में ओ क्यू क्यू आर सेम ऑर्डर में, यहाँ पे ओ आर हमने ऑपोजिट ऑर्डर में लिया तो इसका एडिशन का रिजल्टेंट आ गया ओ आर। वैसे ही ओ आर एस ट्रायंगल में ओ आर एस आर दोनों सेम ऑर्डर में है, तो जो थर्ड साइड है उसको ऑपोजिट ऑर्डर में लिया जो कि अपने को एडिशन का रिजल्टेंट देगा किसका, ओ आर एस आर का। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बेसिकली ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज किया। तो यहाँ पे ये आ गया अपना क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर कौन सा, ओ एस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने किया ये क्या है, हमें ये जो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिला ये क्या है, यही है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसीलिए मैंने हेडिंग नहीं दिया, पहले आप समझिए फिर हेडिंग देंगे। तो ये क्या है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग देते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अपने को क्या बताता है कि अगर कुछ वेक्टर्स एक ओपन पॉलीगॉन फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी डी चार वेक्टर थे, ये क्या कर रहे थे, एक ओपन पॉलीगॉन फॉर्म कर रहे थे। ये हमने एक साथ ऑर्डर में लिया पैरेलल शिफ्टिंग करके, तो ये क्या फॉर्म किया, एक ओपन पॉलीगॉन। ऐसा ए बी सी डी ऐसे ये एक ओपन पॉलीगॉन फॉर्म किए। तो ये जो वेक्टर्स है इन सबको ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, ये जो पॉलीगॉन है उनका उसका क्लोजिंग साइड, जो ओपन पॉलीगॉन है उसको अगर हम यहाँ पे एक वेक्टर लेके क्लोज करते हैं तो वो वेक्टर को हम ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे, वही क्या होगा, इन सारे वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट, यही होगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, समझा कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। इसको वर्ड में हम कैसे लिखेंगे, इसको छाप लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके वर्ड में लिखेंगे, क्या बोलता है ये। तो पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन बताता है कि इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स represented both in magnitude and direction forming a open polygon. If a number of vectors represented both in magnitude and direction forming a open polygon, then their resultant can be represented both in magnitude and direction by the closing side taken in opposite order. यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ पे टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर में है, फॉर्मिंग ए ओपन पॉलीगॉन। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जो क्लोजिंग साइड है वो ऑपोजिट में, ऑपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, ये अपना पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको छाप लीजिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे
सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है हमने जाना, उसके फॉर्मूला भी जाने। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, तो ये है, मान लेते हैं वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, दोनों को बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, अगर हम यहाँ पे एक इसको पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं तो रिजल्टेंट ये डायगोनल था, जो कि है ए बी, दो वेक्टर जो कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, उसी पॉइंट से जो डायगोनल पास कर रहा है, वही अपना क्या था, रिजल्टेंट। जब इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला था रिजल्टेंट का, तो क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, और अगर रूट ओवर को इस तरफ ले आएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये पढ़ा था हमने क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट। वहीं पे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे, अगर एक वेक्टर है ए, उससे हम वेक्टर बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, इसको भी हम एडिशन की तरह ही करेंगे। जो वेक्टोरिकली हम ऐड करते हैं उसी तरह से सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम ए वेक्टर को ऐड करेंगे, किसके साथ, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के साथ। यानी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्या है, वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो बी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए से बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसका मतलब ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट का अपना फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने, ये क्या है, बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, लेकिन बी वेक्टर का नेगेटिव क्या है उसको देखते हैं। अगर यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये है अपना बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो बी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसके ऑपोजिट में इस तरफ होगा। दूसरे कलर से करता हूं, यहाँ पे ये होगा अपना माइनस बी वेक्टर, सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये है अपना माइनस बी वेक्टर। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया अपना माइनस बी वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर यहाँ पे हम इसको एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं, अगर ये अपना एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ए माइनस बी का एडिशन का रिजल्टेंट कौन सा होगा, डायगोनल, जो कि इसी पॉइंट को पास कर रहा हो। तो ये है अपना क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है। ये फॉर्मूला क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर का, यहाँ पे वैल्यू हमने अभी तक पुट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे,
वही सेम ए ही है, तो ये अपना ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो बी स्क्वायर है, बी की जगह को क्या पुट करेंगे, माइनस बी है, माइनस बी को पुट करेंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड ही पुट करेंगे। ये जो माइनस है ये उसका उल्टे डायरेक्शन होने के लिए ये नेगेटिव साइन दिया है। यहाँ पे हम ये नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, हम सिर्फ बी के क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ही लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वही बी स्क्वायर, फिर 2 ए की जगह पे वही ए, बी की जगह पे वही बी, क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, तो सेम रहा। फिर cos थीटा, यहाँ पे जो cos थीटा है यही चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा था क्या था, एडिशन ऑफ वेक्टर में ए के बीच में, ए बी के बीच में ये जो एंगल है थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर माइनस बी और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के बीच में एंगल है, तो ये एंगल अपने को निकालना है। यहाँ पे थीटा के जगह पे ये वाला एंगल आएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री। अगर इतना हिस्सा थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। आराम से इरेज कर देता हूं ताकि देखने में समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या आ गया, 180 माइनस थीटा, टोटल 180, इतना थीटा, तो ये आ गया 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये आ गया अपना रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos 180 माइनस थीटा कितना है, ये आपने को याद रखना है कि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। तो टोटल क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं, ये क्या है, आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, आर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट ओवर। ये आ गया अपना सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला रिजल्टेंट का। ठीक है, ये आ गया अपना सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला रिजल्टेंट। इसको छाप लीजिए आराम से, कंफ्यूजन है तो रिपीट फिर से देख लीजिएगा पीछे करके। इसको अभी डिस करते हैं, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, डिस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, a person running at 3 meter per second towards east then takes a sharp turn to north and continues at 3 meter per second, find the change in velocity of the person। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि पहले एक वेलोसिटी है v1, दूसरा है v2, अपने को निकालना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 अपने को निकालना है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, रनिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, कहा जा रहा है, ईस्ट की तरफ, कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर क्या दिया है, टेक्स ए शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूज एट 3 मीटर पर सेकेंड, फिर नॉर्थ में टर्न किया, यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ, तो नॉर्थ में टर्न किया, कितने से गया, 3 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अपने को चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो ये अपना गिवन क्वेश्चन, यही डाटा गिवन है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का यूज करके इसको यहाँ पे ले आते हैं।
तो ये आ गया अपना, यहां से हमने इसको शिफ्ट करके यहां ले आए। ठीक है, तो ये अपना क्या है V1, ठीक है, ये अपना V2, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना 3 मीटर पर सेकेंड। तो अभी क्या करना है, V2 से V1 को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, एडिशन की तरह, V2 V1 के नेगेटिव को V2 के साथ एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है V1 वेक्टर, उसका नेगेटिव वेक्टर कहाँ होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये है अपना अपोजिट में क्या है माइनस V1 वेक्टर। ठीक है, V1 V2 के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, V2 माइनस V1 के बीच में एंगल कितना है वही सेम 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना है अपना 90 डिग्री। तो V2 तो अपने को रिजल्टेंट निकालना है क्या, V2 प्लस माइनस V1 का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट ओवर। ये क्या वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे V1 का मैग्नीट्यूड कितना है वही 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा की जगह पे cos 90, तो cos 90। ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आ गया 9 प्लस 9, ये cos 90 0, तो ये टोटल आ गया ये कितना 0, तो ये क्या आ गया रूट ओवर ऑफ 18 और 3√2। तो रिजल्टेंट क्या आ गया 3√2, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है 3√2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया अपना मैग्नीट्यूड। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है किस डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे ये वेक्टर एक पैरेललोग्राम के दो साइड है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है इन दोनों के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल है उसी डायरेक्शन में। तो ये नॉर्थ है कि ईस्ट है, ये कौन सा डायरेक्शन है वेस्ट, तो ये बीच में जा रहा है, तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में। तो डायरेक्शन कौन सा है नॉर्थ वेस्ट, मैग्नीट्यूड कितना है 3√2, कौन सा ऑप्शन है 3√2 इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आ गया अपना रिजल्टेंट और चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसको छाप लीजिए, फिर और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सिंपल, फर्स्ट एक पर्सन ईस्ट में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, फिर नॉर्थ में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग करके हम इस तरफ ले आए, पैरेलल शिफ्टिंग बोलो या फिर ऐसे जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, दो वेक्टर को एक पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट करना है जो कि एक कॉमन पॉइंट से जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम के दो साइड से अपने को ऐड किसको करना है V1 के नेगेटिव वेक्टर को, तो इसके अपोजिट में इसका नेगेटिव वेक्टर लिया, फिर V2 V माइनस V1 को ऐड किया, तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 3√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है यहां से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, छाप लीजिए इसको और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए प्लेन मूविंग विथ वेलोसिटी v टर्न्स बाय थीटा एंगल एंड इट्स स्पीड रिमेन्स v, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो एक प्लेन है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, फिर उसने थीटा एंगल टर्न किया, फिर वही सेम उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ, यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही v रहा। ठीक है, थीटा एंगल टर्न हुआ, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, यही फॉर्मूला यूज करके करेंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे भी b की जगह पे भी v, दोनों जगह पे मैग्नीट्यूड सेम, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे भी b की जगह पे भी v cos थीटा। ठीक है,
ये डॉट मतलब इंटू, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2v² माइनस ये कितना है 2v² cos थीटा का रूट ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे 2v² को कॉमन ले लेते हैं, तो 2v² कॉमन चला गया, तो ये क्या आ गया 1 माइनस cos थीटा टोटल का ये रूट ओवर। 1 माइनस cos थीटा कितना होता है, देखिए अपने को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कि 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है। तो फिर 1 माइनस cos थीटा क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2v² इंटू ये क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का किसके जगह पे 1 माइनस cos थीटा के जगह पे का रूट ओवर। तो ये कितना आ गया 2v² इंटू 2 दैट इज 4v² इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका रूट ओवर क्या आ जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। ये आ गया अपना चेंज इन वेलोसिटी रिजल्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन है 2v साइन थीटा बाई 2, ऑप्शन सी, ये आ गया अपना आंसर। इसको पॉज करके छाप लीजिए, फिर और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, a car running at 20 meter per second towards west takes a sharp turn towards north and continues at 10 meter per second. If it takes 2 seconds in turning, find acceleration of car. तो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है कार का एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन को हम कैसे निकालते हैं, एक्सलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। कैसे निकालते हैं हम एक्सलरेशन, तो पहले हम v2 माइनस v1 यानी कि चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, ठीक है। तो पहले v2 माइनस v1 यानी कि v2 प्लस माइनस v1 यानी v1 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर पार करेंगे v2 वेक्टर से। तो जा कहाँ रहा है टुवर्ड्स वेस्ट कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से, फिर टर्न किया कहा नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो यहाँ पे जो वेक्टर है दोनों को हम एक पैरेललोग्राम के दो साइड की तरह लेते हैं, ठीक है। बेसिकली पहले ऐसे वेस्ट में आया है फिर नॉर्थ में, लेकिन हम पैरेलल शिफ्टिंग करके एक पैरेललोग्राम की दो साइड की तरह लेते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट में जा रहा है फिर नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। तो वेस्ट में जा रहा है कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से, यही अपना v1 है। v1 है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना है ये अपना 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को v2 को किसके साथ ऐड करना है नेगेटिव वेक्टर ऑफ v1। तो v1 का नेगेटिव वेक्टर कहाँ होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये है अपना माइनस v1, ठीक है। तो अभी करते हैं यार कैसे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट ओवर। a कितना है 20 का स्क्वायर प्लस b कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90, ये cos 90 जीरो, तो ये टोटल आ गया ये जीरो, तो ये कितना आ गया 400 प्लस 100 का रूट ओवर दैट इज 500 का रूट ओवर कितना आ गया 10 रूट 5। ये क्या आ गया अपना
चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, निकालना क्या है अपने को, एक्सेलरेशन। इसको आप आंसर लिख के मत आ जाइएगा, ये आंसर नहीं है, पूछा है अपने को एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1 बाई टी। तो v2 माइनस v1 का रिजल्टेंट आ गया 10√5। तो 10√5 भाई टाइम कितना है क्वेश्चन में गिवन है 2 सेकेंड, तो 2 ये कितना आ गया 5√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट। ठीक है, ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। और करके छाप लीजिए, फिर और क्वेश्चन करेंगे। देखिए और एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, then find angle between them, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कुछ भी, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर, बी एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है सब्सट्रैक्शन के बाद, तो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, वो भी एक यूनिट वेक्टर है। तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, तो ए के बी के बीच में एंगल कितना है, कैसे करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा से, ऐसे हम निकालते हैं क्या रिजल्टेंट। तो आर कितना है 1, यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड 1, ए भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू 1 ये है cos थीटा। तो ये है कितना है 1, यहाँ पे कितना आ गया 2 माइनस ये कितना है 2 cos थीटा। तो यहाँ पे एक तरफ cos थीटा को रखते हैं, तो ये -2 cos थीटा कितना आ जाएगा 1 - 2। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, पहले 2 cos थीटा क्या आ जाएगा, माइनस को इस तरफ ले आते हैं, तो 2 - 1 हो गया। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 इस तरफ चला गया, तो 1/2 cos थीटा आ गया 1/2। 1/2 cos कितने एंगल पे होता है 60 डिग्री पे, cos 60 पे 1/2 होता है, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो ए के बी के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछता है कभी कभी, तो इसको छाप लीजिए पॉज करके, फिर और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आया 0। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 5, सी का मैग्नीट्यूड 13। पूछा क्या है, ए के बी के बीच में एंगल क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को बीच में एंगल क्या है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सी को एक तरफ ले आते हैं, ए बी को एक ही तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को एक तरफ रखते हैं, सी वेक्टर को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये आ गया -c। ठीक है, तो a प्लस बी है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है r है, तो ये है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, दूसरी तरफ माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाए, ये आ गया सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वैल्यू पुट करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 कॉस थीटा। थीटा अपने को निकालना है तो इसको कॉस थीटा रखेंगे। इस तरफ 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, सॉरी ये 2 नहीं ये 12 है, 2 होगा तो सॉल्व नहीं होगा ठीक से। तो ये कितना है 12 है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, लिखने में गलती होगी। तो 12 का स्क्वायर क्या आ गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये कितना है, ये है 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ गया 20 कॉस थीटा इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 169 आएगा। तो 20 cos थीटा इक्वल टू 169 माइनस 144 प्लस 25 ब्रैकेट में। ठीक है, दोनों माइनस होंगे तो ब्रैकेट में क्रॉस कर ली, तो ये दोनों को मिला के अभी 169 ही होगा। तो ये टोटल हो गया कितना 0। तो cos थीटा क्या आ गया 0, 20 को इस तरफ लेंगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा आ गया 0। cos कितने एंगल पे 0 होता है 90 डिग्री पे, तो cos 90, तो थीटा क्या आ गया 90 डिग्री। थीटा क्या है यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी, पूछा गया है एंगल बिटवीन ए एंड बी, कितना आ गया थीटा दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ए बी के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। पॉज करके छाप लीजिए। ठीक है, देखिए हमने ए बी को ऐड करने के बाद दो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है जो फॉर्मूला निकाला वो क्या था, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है आर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला अपना। तो ये जो रिजल्टेंट है ये मैक्सिमम कब होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना ए पे डिपेंड करेगा ना बी पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा cos थीटा के वैल्यू पे। cos थीटा के वैल्यू क्या होता है वो डिसाइड करेगा क्या कि रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, जब cos कितना होता है 0 डिग्री। थीटा जब 0 डिग्री होगा मतलब ए बी के बीच में एंगल जब 0 डिग्री होगा तब cos का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम। cos थीटा 1 उसका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos थीटा तो 1 आ गया तो 2ab का रूट ओवर। तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका रूट ओवर तो कितना आ गया ए प्लस बी, जो क्या है मैक्सिमम रिजल्टेंट। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है उसका मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी। जब ए के बी के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री तब अपना रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम। वैसे ही रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा जब cos का वैल्यू सबसे कम होगा। cos का वैल्यू सबसे कम कब है जब cos थीटा हो जाएगा -1, कितने पे cos 180 पे। ठीक है, तब इसका वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा की जगह पे -2ab, क्योंकि cos थीटा हो गया -1, तो इसका रूट ओवर ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये क्या आ गया a माइनस बी। ये है क्या रिजल्टेंट का
मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब ए के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। मिनिमम कब होगा? जब ए के बी के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इसको अपने को याद रखना है। छाप लीजिए पॉज करके, फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। छाप लिया? देखिए अभी हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग डाल लेता हूं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगर देखिए अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं ये एक एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसीलिए दिखाया ताकि आपको एक प्लेन दिखा सकूं। एक प्लेन में दो एक्सिस होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ये एक प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में खींचा, फोर्स लगा के ऐसा यहाँ पे खींचा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसके ऊपर एक फोर्स लगा तो ये इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? जब मैंने यहाँ पे ऐसे खींचा तो इसके ऊपर कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, जिसका रिजल्टेंट फोर्स ये होगा जिसकी वजह से इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वही क्या होंगे? इस फोर्स के कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको देखते हैं ग्राफिकली क्या होगा। ग्राफिकली मतलब डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगा है एफ फोर्स। ठीक है, तो उसका एक्स डायरेक्शन में इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, वाई डायरेक्शन में भी इसका एक कंपोनेंट होगा। ये है वाई डायरेक्शन। ये जो एक्स डायरेक्शन है इसका हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये है अपना ऑब्जेक्ट, ये है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पे लगा अपना फोर्स एफ, ये है इसका वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उसका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम मान लेते हैं कि एफ एक्स, वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको मान लेते हैं कि एफ वाई। तो ये एफ एक्स एफ वाई जो दो कंपोनेंट है, ये जब दो कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ये वाला फोर्स। ठीक है, तो ये एफ एक्स एफ वाई को हम जब ऐड करेंगे तो कौन सा फोर्स आएगा? ये एफ। ठीक है, तो ये एफ एक्स एफ वाई दोनों का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा? अगर ये एफ फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक ट्रायंगल बना देते हैं। इस तरफ एक, इस तरफ एक, नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये है पी क्यू आर एस। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ये क्या है? राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हम पहले पी क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें अगर हम लेंगे इसका वैल्यू निकालना है पी क्यू का, तो पी क्यू अपन पी आर, तो ये क्या है? अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ये पी क्यू क्या है? बेस है। पी आर क्या है? हाइपोटेनस है। तो ये क्या है अपना? बेस अपन हाइपोटेनस। तो ये क्या है? किसका फॉर्मूला आएगा? ये कॉस थीटा का। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आ गया क्या अपना? कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे
पी क्यू का वैल्यू अपने को निकालना है, पी क्यू का। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी आर कोस थीटा। पी आर कितना है, पी आर कितना है, एफ। पी क्यू को हमने क्या लिया, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा अपना एफ कोस थीटा। यानी कि फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एफ कोस थीटा। उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एफ कोस थीटा है हम इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी आगे लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे। अभी इसको देखिए ध्यान से, ये आ गया अपना एफ कोस थीटा, कौन सा, एफ एक्स। अभी एफ वाई के वैल्यू या फिर पी एस के वैल्यू निकालते हैं। तो अभी इस ट्रायंगल में ये है अपना थीटा, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एस आर, पी एस आर ट्रायंगल में अपने को निकालना क्या है, पी एस का वैल्यू निकालना है। तो पी एस अपन पी आर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पी एस क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ गया, किसका फॉर्मूला, पी बाई एच साइन थीटा का, ठीक है। तो निकालना क्या है अपने को, पी पी एस का वैल्यू। तो पी एस क्या हो जाएगा, पी आर साइन थीटा। पी आर साइन थीटा, पी आर कितना है एफ, पी एस कितना है एफ वाई। तो एफ का वाई वाला कंपोनेंट क्या आ गया, एफ साइन थीटा। एक्स वाला कंपोनेंट आ गया एफ कॉस थीटा, एफ वाई कंपोनेंट आ गया एफ साइन थीटा, ठीक है। और एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया एफ, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इसको हमने एफ एक्स मान लिया, इसको एफ वाई मान लिया। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये आ गया अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये जो बेस है इसका अपने को यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज किया जो कि आ गया अपना cos थीटा। तो उससे हमने ये जो बेस पी क्यू है उसका वैल्यू क्या निकाला, पी आर cos थीटा। तो ये पी क्यू को हमने क्या लिया था, एफ एक्स, जो कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उसका वैल्यू क्या आ गया, एफ cos थीटा। वैसे ही इस ट्रायंगल में किया जहां पे अपने को क्या मिला, एफ वाई कितना, एफ साइन थीटा, ठीक है। इसको छाप लीजिए और एक बार रफली दिखाऊंगा आपको। तो अगर यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, वहां पे एक वेक्टर गिवन है। यहाँ पे फोर्स लिया समझाने के लिए, बेसिकली हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर्स डिस्प्लेसमेंट से भी होगा, किसी वेक्टर से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है जिसको हमने एफ मान लिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका, अगर ये थीटा एंगल कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तब जब एंगल बना रहा हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर इसे गिवन है कि अगर ये वेक्टर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा हो, तब क्या ये cos थीटा होगा, नहीं। जिसके साथ एंगल बना रहा है वही उसका बेस होगा, वो उसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा एफ cos थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या है अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है अपना वर्टिकल कंपोनेंट। छाप लीजिए इसको, एक दो क्वेश्चन करके समझते हैं और अच्छे से।
सिंपल आपको वर्ड में देता हूं, आप उसको मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाइए कि हम उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, फिर उसका आंसर कैसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस, ठीक है, तो फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। तो इसके अपने को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, 5 न्यूटन इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ पे ये अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसके साथ कितने पे, 60 डिग्री पे, मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 cos 60, 5 cos थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, तो 5 cos 60। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 sin 60। 5 cos 60 कितना है 1/2, तो कितना आ गया 2.5। sin 60 कितना है √3/2, तो कितना आ गया 2.5 √3। ठीक है, ये आ गया अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, सब लीजिए इसको। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में गिवन होगी, थोड़ा सा डाटा चेंज कर लेता हूं, इफ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल, देन फाइंड कंपोनेंट्स। इसको हम कैसे करेंगे, ट्राई कीजिए खुद से, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे वर्टिकल के साथ कितना एंगल कर रहा है 30 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, वर्टिकल के साथ कर रहा है 30 डिग्री। तो इसका कॉस वाला कंपोनेंट कौन कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, ये होगा। जहां पे जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया है उसी एक्सिस के अलोंग ही होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये कौन सा हो जाएगा 10 cos 30। तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो कितना आ गया 5 √3 न्यूटन। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 sin 30, कितना आ जाएगा 10 sin 30 कितना होता है 1/2, तो 5 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे हम कंपोनेंट निकालेंगे किसका, वेक्टर का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, छाप लीजिए इसको पॉज करके। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ पे ये एक फिक्स सरफेस है, ये एक फिक्स सरफेस है, यहाँ से एक रोप लगा है, यहाँ से एक रोप लगा है, इस रोप में टेंशन T1, इस रोप में टेंशन T2। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ T1 37 डिग्री एंगल पे है, T2 53 डिग्री एंगल पे है। निकालना क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ T1 एंड T2। T1 का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, T2 का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। आप ही सब जो आपको बताया वो सब दिमाग से निकाल दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। सिंपल यहाँ पे वेक्टर है, एंगल दिया हुआ है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड गिवन है, इस हिसाब से कीजिए। ठीक है, तो पहले T1, ये है अपना T1 कितने डिग्री पे 37 डिग्री पे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा T1 cos थीटा, T1 कितना है 5 cos 37,
तो 5 cos 37 कितना होता है 4/5, तो कितना आ गया 4 न्यूटन। ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा T1 sin थीटा, तो T1 sin थीटा, T1 कितना है 5 sin 37, sin 37 कितना होता है 3/5, तो कितना आ गया 3 न्यूटन। तो T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 न्यूटन, वर्टिकल कंपोनेंट 3 न्यूटन। वैसे T2 का आप ट्राई कीजिए, इसका क्या होगा, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा T2 cos 53, तो T2 कितना है 10, 10 cos 53 कितना है 3/5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा T2 sin 53, T2 कितना है 10, sin 53 कितना है 4/5, तो कितना आ गया 8 न्यूटन। ठीक है, तो T2 का ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6, वर्टिकल कंपोनेंट 8। ठीक है, और करके छाप लीजिए, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे ये एक इंक्लाइन है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है m, थीटा एंगल इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसका वेट कहाँ लगेगा परपेंडिकुलर, वर्टिकली परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, वर्टिकली परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो इसका जो वेट है वो कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। ठीक है, तो उसका अपने को क्या निकालना है, प्लेन के अलोंग में कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट। ठीक है, ये निकालना है अपने को। अगर ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 90 डिग्री, ये थीटा गिवन है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, टोटल 180 डिग्री है ना, अगर एक 90 डिग्री दूसरा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको एक और डायग्राम करते हैं, नीचे की तरफ लग रहा है क्या mg, यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, mg का ये जो दो कंपोनेंट है दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये जो तो कंपोनेंट है दोनों के बीच में एंगल टोटल कितना है 90 डिग्री, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो कितना होगा mg cos थीटा, उसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। तो जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है mg, वो प्लेन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा उसका mg sin थीटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। पॉज करके छाप लीजिए इसको। अभी हम ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, छाप लीजिए। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर ये क्या है, ये सब जो लिखा है कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझिएगा, जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है, इन राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 यूनिट वेक्टर्स i cap, j cap, k cap are used to represent the positive direction of x axis, y axis and z axis. These 3 mutually perpendicular unit vectors i cap, j cap and k cap are collectively known as orthogonal triad of unit vector. इसमें से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जो समझाता हूं उसी को याद रखिएगा। क्या, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3D हम लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है या फिर लिया जाता है
उसको हम आई कैप बोलते हैं। तो आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1। तो एक्स एक्सिस में एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसको हम एक यूनिट वेक्टर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आई कैप। वैसे ही वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं? जे कैप। जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं? के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे है। बस इतना ही याद रखना है आपने। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, उससे हम इसके बारे में जानेंगे। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, ये सब पढ़िएगा, याद रखना नहीं है। तो एक दो एग्जांपल्स करते हैं, छाप लीजिएगा इसको। देखिए, अगर दिया है 5 न्यूटन फोर्स इन द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कैसे हम वेक्टर के फॉर्म में? इसको हम लिखेंगे ऐसे, 5 एक्स एक्सिस में, यानी कि आई कैप। ठीक है, अगर दिया है 7 मीटर पर सेकेंड इन वाई एक्सिस, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कैसे? 7 जे क्या, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड या अपना डिरेक्शन, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर ये एक वेक्टर है ए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए का मोड देन ए कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका डिरेक्शन, ठीक है। तो वही अपने को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड डिरेक्शन। अगर दो एक्सिस में गिवन है, एन ऑब्जेक्ट given 5 Newton force in x direction and 6 Newton force in z direction, तो क्या होगा? कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे 5 किस डायरेक्शन में? x, तो आई कैप प्लस 6 किसमें? के डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, तो 6 के क्या, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे आपको पता चल गया, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? देखिए, अगर ये यहाँ पे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसका एक्स एक्सिस में हम कंपोनेंट क्या लेंगे? ए एक्स, वाई एक्सिस में लेते हैं ए वाई, ठीक है। तो ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये जो रिजल्टेंट है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए एक्स प्लस ए वाई का सम का रिजल्टेंट, और ये जो वेक्टर है ये दोनों इसके कंपोनेंट है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट आएगा ये। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने पढ़ा ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर में। और कैसे लिख सकते हैं इसको? ए एक्स आई कैप एक्स एक्सिस में, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए वाई जे कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो ए का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का रूट ओवर।
ऐसे हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। अगर एक वेक्टर ऐसा गिवन है, अगर ए वेक्टर गिवन है कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ऐसे हम निकालेंगे क्या? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या निकालेंगे ऐसे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आज खत्म करेंगे इस वीडियो। छाप लीजिए, अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दैट इज 5i क्या प्लस 12 j क्या। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ए का मैग्नीट्यूड एंड ए कैप। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए कैप दैट इज ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है? 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अभी बताया कैसे। अगर ए है 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट ओवर। 5 का स्क्वायर कितना है? 25, 12 का 144 का रूट ओवर दैट इज 169 का रूट ओवर कितना आ जाएगा? 13। तो कितना आ गया? ए का मैग्नीट्यूड 13। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? 5/13 आई कैप प्लस 12/13 जे कैप। ठीक है, पॉज करके छाप लीजिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं। अगर यहाँ पे जैसे 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप था, वैसे ही आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इनके डायरेक्शन में पूछा हुआ यूनिट वेक्टर। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट आई कैप प्लस जे कैप का करते हैं। तो फर्स्ट आई कैप प्लस जे कैप, इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस जे कैप। मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ पे कितना है इसका कोफिशिएंट? 1, यहाँ पे भी 1, मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है कितना है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो कितना आ गया? आई बाई ये कितना आ जाएगा? √2। तो आई बाई √2 प्लस आई कैप बाई √2 बाई प्लस जे कैप बाई √2। ये आ गया अपना यूनिट वेक्टर किसका? आई कैप प्लस जे कैप का। वैसे ही आई कैप माइनस जे कैप का क्या हो जाएगा? यहाँ पे वही ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है? आई कैप माइनस जे कैप। यहाँ पे भी नीचे मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, वही √2। तो क्या होगा? आई कैप बाई √2 माइनस जे कैप बाई √2। ये आ गया इसका क्या? यूनिट वेक्टर। वैसे ही थर्ड क्या है? यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो क्या होगा? वही वेक्टर कितना? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। नीचे मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो आई कैप बाई √3 प्लस जे कैप बाई √3 प्लस के कैप बाई √3। आ जाएगा कितना? √3 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। और एक क्या है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो कैसे आएगा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप आ गया वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर। कितना आ गया? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। नीचे कितना? ये अपना 4, कितना है? 9। टोटल कितना आ गया? 13। तो रूट ओवर ऑफ 13, तो कितना आ गया? 2/√13 का आई कैप प्लस 3/√13
तो 13 जे कैप। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर इसी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इसको पॉज करके छाप लीजिए। यहाँ पे इसी वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे और 2 से 3 वीडियो में वेक्टर को खत्म करेंगे, फिर मोशन इन प्लेन के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।